कोई काम करने की ठान लेना और फिर उस पर साबित कदम रहने का नाम हिम्मत है। जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए जेल बेस्ड सनब्लॉक इस्तेमाल होता है। वो बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त रहे भी और रहेंगे भी। वो तो इस मोटर स्पोर्ट्स की शान है। लोग किसी की वीडियो एडिट करके लगा देते हैं। अब पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको गिरफ्त में लाया जाए जल्द अज जल्द। हम पोलियो के खात्मे के बहुत करीब है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश सुहेब। आज जनाब 1 मई है, जो कि आपको पता है कि दुनिया भर में लेबर डे मनाया जाता है। आज के दिन की खासियत ये है और महीने का पहला दिन है और एक खुशखबरी भी आवाम को मिली है। आज ही पेट्रोल के प्राइसेस कुछ कम किए गए हैं, तकरीबन 5 रुपये कम कर दिए गए हैं। तो इन्हीं अच्छी खबरों के साथ आज हम दिन का आगाज़ करेंगे। अच्छी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। कोई काम करने की ठान लेना और फिर उस पर साबित कदम रहने का नाम हिम्मत है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हिम्मत का होना ज़रूरी है। हिम्मत हर मुश्किल काम को आसान बना देती है। हिम्मत हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। दुनिया की तरक्की, इजादात, तहकीक और तजस्सुस, साइंस के कारनामे, इंजन, रेलगाड़ियाँ, मवासिलाती निज़ाम, टेलीफोन और एटमी तवानाई, इंसान की चांद तक रसाई, ये सब करिश्मे हैं। अब यही हिम्मत और जुस्तजू पाकिस्तान को भी चांद पर ले जाने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चांद पर भेजने वाला जो मिशन है ICUQ 3 मई को दोपहर 12:50 पर चीन के हेन्यान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। ये मिशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ से तैयार करदा क्यूबसेट सैटेलाइट ICUQ मौजूद है, जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और ये हमें बतौर कौम खलाई दौड़ में शामिल कर देगा। आज का दिन के लिए बायसे फ़ख्र है और इस बात के अज़्म को दोहराने का दिन है कि हर हिम्मत और जुस्तजू को अगर आप देखें तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और जुस्तजू चाहिए होती है। इसकी लगन अगर आपके अंदर होगी तो आप वो काम कर जाएंगे। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं बड़ी खबर। हैं तल्ख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात, ज़माना बदल गया, ना बदली तो मज़दूर की हालत ना बदली। आज भी मज़दूर के दिन पर मज़दूर को छुट्टी नसीब नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? नई हुकूमत के पास मज़दूरों की फलाह के लिए कौन से प्लान है? आलमी यौम मज़दूर पर जानेंगे। अवाम के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ गई। पेट्रोल 5 और डीजल 8 रुपये से ज़ायद सस्ता। कमी ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ सही, लेकिन मुश्किल मुआशी हालात में छोटे छोटे रिलीफ भी आवाम की तकलीफ कम कर सकते हैं। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई की अहलिया की फेक वीडियो का मामला संगीन हो गया। सोशल मीडिया पर क्या किसी की इज्जत महफूज नहीं? FIA क्या कर रहा है? आज के प्रोग्राम में इस पर लाजमी बात करेंगे। और हब जीप रैली में पाकिस्तानी लेजेंड रेसर नादिर मक्सी की मुसलसल शिकस्त पर हर कोई हैरान। कभी ना हारने वाले को जियान धूत कैसे हरा देते हैं? हब रैली के नए चैंपियन की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। ये है वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। एक बार फिर से आज जिस दिन की मुनासबत से मैंने शो में शुरू में बताया कि आज आलमी यौम मज़दूर है, इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुआशरे के सबसे कमज़ोर तबके के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं, इस पर हमने बात करनी है। क्या वजह है कि निफाज जो पॉलिसियाँ हैं उनका उस तरीके से नहीं हो पा रहा? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की अस्मा नाज अब्बासी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़ा अफसोस होता है, हम हर साल इस दिन को मनाते हैं, ज़ाहिर है आगाही के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेमिनार्स भी होते हैं। इस पर हर तबका फ़िक्र के लोग अपनी राय का इजहार भी करते हैं, लेकिन अफसोस कि मज़दूर की हालत ज़ाहिर है कि वो वहीं की वहीं है, वो ना बदली। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मई लेबर डे, जैसा कि आपको पता है कि ये दुनिया भर में ख़ुसूसन पाकिस्तान में मज़दूर तबका की मेहनत मुशक्क़त के एहतराम में मनाया जाता है और इज़हारे यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। मैं अपने तमाम मज़दूर तबका मेहनत कश मज़दूरों को अपने समेत सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ आज के दिन।
और आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन निस्फ़ फ़ीसद जो आबादी है वो मज़दूर तबका पर मुश्तमिल है। और पिछले चंद सालों में ख़ास तौर पर 2020 के बाद अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो उसमें इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो मज़दूर तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिससे इनके मुआशी, समाजी, कानूनी, तालीमी और सेहत से मुतल्लिक जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासिर हुए हैं। और अगर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर बात की जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 37 ई के मुताबिक ऐसा माहौल और ऐसे इक़दामात करना लाजिम करार दिया गया है जिसमें मज़दूर और मेहनत कश तबका आसानी से जो है वो अपने काम जो है वो सरअंजाम दे सकें। इसी तरह पाकिस्तान का जो आइन है आर्टिकल 11 उसमें जबरन मुशक्क़त और ग़ुलामी नेज़ चाइल्ड जो लेबर है उसके ऊपर भी सख्ती से मना किया गया है। तो मैं आपको पता ही है कि आज एक आलमी दिन है, मज़दूरों का आलमी दिन है, और उस हवाले से हमारी जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून उस ने बहुत सारे इक़दामात किए हैं। हमारी जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने मज़दूरों के लिए बहुत सारे ऐसे पैकेजेस और स्कीम्स लेके आई हैं। उनका मिशन ही यही है कि वो अपनी जो सूबा पंजाब की आवाम है उनकी जो गुर्बत है, उनके मसाइल हैं, पैकेजेस की आप बात कर रही हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी नौमुंतखब हुकूमत ही है, कुछ ही महीने हुए हैं, तो ऐसे कौन से पैकेजेस लाए जा रहे हैं जो पहले नहीं थे? वो कौन सी स्कीम्स हैं जो कि मज़दूरों की फलाह के लिए नून लीग की हुकूमत लॉन्च करने जा रही है? देखिए, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने बहुत सारे इक़दामात मज़दूरों के लिए किए हैं, जिनमें से मैं चंद एक, बहुत बड़ी लिस्ट है जब से वो वज़ीर आला बनी है तब से लेके आज तक की, लेकिन मैं चंद एक वक्त के मुनासबत से चंद एक में जो है वो शेयर करूँगी। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने कम अज़ कम जो उजरत है वो 32,000 जो है वो फ़ीकस आमदन जो है वो मुकर्रर की है। और इसको सिर्फ मुकर्रर ही नहीं किया बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मतलब कि इसके ऊपर फोकस भी हैं और इसको यकीनी तौर पर जो है इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ अस्मा साहिबा, बड़ी माजरत के साथ इस पर तनकीद काफ़ी हुई है। ये 32,000 रुपये की जो उजरत फ़िक्स की गई है, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई हो गई है, जितने बिजली के बिल आपको पता है कि उनमें इजाफा हुआ है, पेट्रोल इतना महंगा है और 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल, और एक मज़दूर अगर उसके 2 बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो वो कैसे 32,000 में गुजारा कर सकता है? इस पर यही बात हो रही है कि ये तो बिल्कुल ज़्यादती है मज़दूरों के साथ। कम से कम 50,000 उजरत होती तो फिर भी समझ आता है कि जी अफोर्डेबल है। देखिए, कोशिश तो हमारी यही है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कम से कम जो फ़ीकस आमदन है, इससे मतलब कि हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ में उनको ये लाजमन करार दिया गया है कि कम से कम जो आमदन है वो 32,000 होनी चाहिए। 32,000 से कम जो है वो अगर होगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और कोशिश हमारी तो यही है कि उसको बढ़ाया जाए, मज़ीद बढ़ाया जाए, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस लेके आएँ, उनको रिलीफ मिले, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों उनकी ज़िंदगी में। अब देखें, बजट में जिस तरह मज़दूरों के बच्चों की तालीम और सेहत के लिए जो मुख्तस रकम है उसमें खातिर ख्वाह इजाफ़ा जो है वो मुमकिन बनाया जा रहा है। इसी तरह मज़दूरों को इलाज की बेहतर सहूलियात फ़राहम करने के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो मुतारफ़ कराई जा रही हैं। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों को अपग्रेड और इलाज की जदीद सहूलतों से रास्ता किया जा रहा है। इसी तरह लेबर कोर्ट्स को मज़ीद फ़ाल और मौसर बनाया जा रहा है। गरीब और मज़दूरों को वरगला कर जो गुर्दे, आपको पता है कि गुर्दों की पेवनकारी होती थी, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो उनको गरीबों को वरगला कर जो उनके निकाल लिए जाते थे, उसके लिए सख्त इंतज़ामात, सख्त जो ये घनौने धंधे में जो शामिल होते थे उनके लिए एक्शन लिया जा रहा है, उनके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी तरह जो जबरी मुशक्क़त है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये पॉलिसीज़ तो बनती हैं, स्कीम्स भी लॉन्च की जाती हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद कितना हो रहा है,
इस पर फीडबैक आवाम का क्या है, वाकई वो रिलीफ मजदूरों को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, उस पर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। देखें, मैं ये जो अपने जितने भी इक़दामात हैं हमारी गवर्नमेंट के, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उनका बताने का मकसद ही सिर्फ यही है कि ये सिर्फ पॉलिसीज़ बनी नहीं है, इनके ऊपर अमल दरामद भी किया जा रहा है और इनको प्रैक्टिकली आप देखेंगे भी इंशाल्लाह ताला, देख भी रहे होंगे, क्योंकि हर जुर्म और जुराइम और ये सारी तो हर शोबे में हर जगह पर होते हैं, मुल्क में कहीं पे भी होते हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद, कानून पर अमल दरामद, ये सबसे बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है हर इंसान के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी और चाहे किसी भी इदारे के लिए भी। तो हम लोगों का फोकस यही है कि जहाँ पर मसाइल्स हैं उन मसाइल को हल करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद किया जाए। बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में जो हुकूमत की, मैं बार बार वापस क्यों इक़दामात की तरफ आ रही हूँ जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ताकि मैं बता सकूँ अपने इस आलमी दिन के मौके पर मज़दूर जो तबकात हैं या मज़दूर जो आवाम है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए क्या क्या काम कर रही है। तो जिस तरह से लाइक बुढ़ापा अलाउंस है, फुदगी फ़ंड्स हैं, शादी फ़ंड्स हैं, इसी तरह मज़दूरों के लिए सोलर स्कीम प्लान है। जी जी, अल्लाह करे कि ये सारी स्कीम्स या इक़दामात जिनके बारे में आप बता रही हैं इन पर बर वक्त काम हो और ऐसे काम हो कि समरात आवाम तक जाएं भी, क्योंकि फ़िलहाल तो गरीब की, एक मज़दूर की हालत ज़ार यही है कि उसको अपनी छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। मैं अभी रास्ते में से देखती हुई आ रही हूँ अपने दफ्तर पहुँचने तक कि जगह जगह फुटपाथ पर मज़दूर बैठे हुए थे इस इंतज़ार में कि कोई आए और उनको काम के लिए लेके जाए और उनको अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, कुछ पैसे उनके बन सके। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि हम ईद पे भी इसी तरह रोड्स पर मौजूद थे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। अरबाब इख्तियार ही हैं जो कि इस पर अमल दरामद करवाएंगे भी और कवानीन बनाने वाले भी वही हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के मज़दूर की जो हालत है वो जल्द बदले। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा अफसोस है इस बात पर। खैर, जहाँ पर ये सूरत हाल है वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ने अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की है। पेट्रोल पर फ़ी लीटर तकरीबन 5 रुपये और डीज़ल पर फ़ी लीटर तकरीबन 8 रुपये कमी की गई है। वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीज़ल 5 रुपये 63 पैसे सस्ता हुआ है, मिट्टी का तेल 8 रुपये 74 पैसे कुछ कमी आई है और नई कीमतों का इतलाक़ सिर्फ 15 दिनों के लिए किया गया है। 14 मई को नई कीमतें मुतय्यन की जाएंगी। इस्लामाबाद से मलिक सईद अमान ने ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि अवाम इस पर क्या फ़ीडबैक दे रहे हैं। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? जी बिल्कुल, आज यौम मज़दूर है और 1 मई है, लेकिन हुकूमत की जानिब से आवाम को जो है वो एक खुशखबरी दी गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये और 42 पैसे तक की कमी की गई है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की तो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और 45 पैसे कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 281 रुपये और 49 पैसे हो गए। इसी तरह डीज़ल की कीमत में जो है वो 8 रुपये और 42 पैसे कमी की गई है और डीज़ल की नई कीमत जो है वो 281 रुपये और 96 पैसे होगी। इस हवाले से जब हमारी आवाम से बात हुई तो आवाम का यही कहना था कि हुकूमत का ये एक खुश आइंद कदम है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को तब होगा जब इसका फ़ायदा जो है वो भी मुहैया किया जाए। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, मैं चाहूँगी कि आपके करीब यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे ज़रा बात कीजिए, उनसे जानिए कि आज पेट्रोल सस्ता हुआ है, उनके तासुरात क्या हैं। जी बिल्कुल, हम जान लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रात को कमी की गई है, इस पर आप क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा इकदाम है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, इसी तरह के इकदाम करने चाहिए। जिस तरह ईरानी सदर भी आए हैं तो उस तरह के मज़ीद रेट्स को कम करना चाहिए। ईरान के साथ अगर मुआहदा हो जाता है तो आवाम के लिए बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी होनी चाहिए ताकि आवाम जो इस महंगाई की जो लहर है इससे निकल सकें और जो है आवाम को कुछ ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए आसानी पैदा हो सके। आवाम से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि किरायों में भी कमी की जाए ताकि उससे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी हो सके। जी ठीक है मलिक सईद, आप मेरे लाहौर का रुख करेंगे जहाँ पर फातिमा शराजी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि लाहौरी क्या कह रहे हैं कि इस रिलीफ को वो समझ रहे हैं अच्छा या फिर ये बिल्कुल कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। जी फातिमा। जी बिल्कुल, रात गए जो है वो महंगाई के आलम में आवाम पे बम फोड़ा जाता था कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन आज जब सुबह
आवाम उठी है, आज वैसे भी लेबर डे है, मज़दूरों का दिन है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वफाक हुकूमत की जानिब से पेट्रोल को सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल जो है वो 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया है, जबकि डीज़ल 8 रुपये 75 पैसे सस्ता कर दिया गया। इसी तरह अगर मट्टी के तेल की बात की जाए तो वो भी 5 रुपये 75 पैसे सस्ता कर दिया गया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी बाइक पे, इनसे जानेंगे कि क्या कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आपके पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए हुआ है, तो इस हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? 15 दिन तक अगर इसकी कीमत बरकरार रहेगी तो ठीक है, वरना तो फिर 300 पे वापस आ जाएगा। लेकिन आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला और वफाकी हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ, उनको चाहिए कि चीज़ें सस्ती करनी। चीज़ें सस्ते करने से आवाम को रिलीफ बनने से हुकूमत कायम रहेगी। आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो हुकूमत कायम नहीं रहेगी, फिर रैलियाँ निकलेंगी, जलसे होंगे, जलूस होंगे। ये बड़ी बात यह है कि आवाम को रिलीफ जिसने दिया उसने हुकूमत कायम रखी है, जिसने आवाम को रिलीफ नहीं दी ना वो कभी कायम नहीं रही हुकूमत। ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, हमारी यहाँ एक शहरी से बात हुई, उनका ये कहना है कि यकीनन पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है और 15 रोज़ तक अगर ऐसे ही मेंटेन रहा तो जो इसकी कीमत है 15 रोज़ तक ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इस हवाले से रही तो यकीनन महंगाई का जो ज़ोर है वो भी टूटेगा। और पंजाब हुकूमत वफाक हुकूमत को चाहिए कि जो आवाम को है वो यकीनन उन्हें रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि आवाम ठीक है जी, आवाम को मिलना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। ये जो अभी कीमत कम की गई है ये मेरा ख्याल है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है बिल्कुल। तो देखते हैं आगे 15 दिनों के बाद अब क्या होता है। बहुत शुक्रिया फातिमा शराजी, आपने में तफसीलात से आगाह किया। मलिक सईदवान, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और मेरा ये ख्याल है कि जब से सोशल मीडिया आया है ना, उसके बाद से लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है अपने आप का ख्याल रखने की, अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखने की। मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स देख के लोग भी कोशिश करते हैं कि जाज़बे नज़र आएँ। और इन दिनों आपको पता है कि अब टेम्परेचर चेंज होने वाला है, गर्मी बढ़ रही है, सूरज इस वक्त ना कराची वालों को तो बहुत टफ़ टाइम दे रहा है। तो ऐसे में हमें किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रखना है इन हालात में? जिल्द को सूरज की तपिश से, झुलसने से बचाने का वाहिद हल सनस्क्रीन है, जिसका मशवरा दुनिया भर के डर्मेटोलॉजिस्ट भी देते हैं। कौन सा सनस्क्रीन लगाना है, किस तरह से केयर करनी है, स्किन केयर के लिए कौन से हमें हर्बे इस्तेमाल करनेंगे, जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो माशाल्लाह आप मुझे आज ना काफ़ी फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नींद पूरी हो गई है। फिर आज छुट्टी का दिन भी है, अगरचे मेरी छुट्टी नहीं है लेकिन बहरहाल छुट्टी का एहसास है बच्चे घर में। हम तो मजदूरों के लिए बात कर रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी उनकी छुट्टी नहीं है और आप भी कह रहे हैं कि आपकी छुट्टी नहीं है। मैं मजदूर नहीं हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि सनस्क्रीन की जिस तरह की मैंने बात की है, हम लोग बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए हमें किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि मैं ये वाला सनस्क्रीन लगा रहा हूँ, तुम भी इस्तेमाल करो, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मुझे फ़ील हुए हैं, तो हम वो ख़रीद के ले आते हैं। देखिए सनस्क्रीन का ना सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि वो सन ब्लॉक हैं, SPF 35, SPF 20, SPF 30 इस तरह करके लिखे हुए होते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF मीन सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो सन स्क्रीन जो है वो स्किन की रंगत के हिसाब से होता है, ठीक है। जितनी आपकी स्किन की रंगत जो है तो वो सफ़ेद होगी यानी कि वाइट होगी, वाइट की तरफ होगी, उतना ही आपको SPF प्रोटेक्शन जो है तो वो कम चाहिए होगा, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है तो वो कम चाहिए होगा। लेकिन जो हमारे जो रीजन की स्किन है, हमारे मुल्क के लोगों की आमतौर पर नॉर्मली जो स्किन है, जिसको हम मतलब ये कि गंदमी स्किन कहते हैं, या अगर हम स्किन की जो टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 जिसमें जो है तो 1 जो है टाइप 1 जो है तो वो है सुपर वाइट है, और टाइप 6 जो है तो वो नेग्रोज है, और हम बीच में जो है तो टाइप 4 टाइप 5 में आते हैं। तो सन प्रोटेक्शन 60 SPF 60 वाला सन स्क्रीन जो है तो वो तकरीबन हमारे तमाम लोगों के जिल्द के मुताबिक जो है तो वो सूट करता है। अच्छा, अगर हम इसको ज़्यादा SPF वाला यूज़ करते हैं तो वो कितना डेंजरस हो सकता है? नहीं, डेंजरस नहीं होता।
कोई डेंजरस नहीं होता, सन स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल डेंजरस नहीं होता, लेकिन ये कि इफेक्टिवनेस जो है तो वो ये होती है। हाँ, SPF 100 भी हम देते हैं, SPF 40 से लेके SPF 100। अच्छा, जिन लोगों का काम ऐसा है कि वो लाइटों में रहना है, जैसे कि ये आपका काम है, आपको लाइटिंग में रहना है, सूरज की तपिश नहीं है, लाइट में रहना है और किचन का काम करना है, तो वहाँ कम SPF का भी जो है तो वो सन ब्लॉक चल जाता है। ठीक है, बाज़ ऐसी डे क्रीम्स होती हैं जिसके अंदर वाइटनिंग एजेंट्स भी होते हैं और या मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं, डे क्रीम होती हैं, और उसके अंदर जो है तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी होता है, ताकि आप वो रूटीन के जो मामूलात है, रोज़मर्रा के मामूलात हैं, उसमें आप उसको इस्तेमाल कर लें। और जब आप एक कड़ी धूप में, यानी कि 11 बजे 12 बजे के बाद से लेकर और शाम के 5 बजे तक की जो तेज़ धूप होती है, जब आप उस धूप में निकलें तो फिर आप अच्छी प्रोटेक्शन का जो है तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है तो वो अच्छा इस्तेमाल कर लें। सन प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ साथ इसमें जो दूसरी अहम चीज़ होती है कि इसका जो बेस होता है वो आपको अपनी स्किन के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है, या आपका डॉक्टर जो है तो आपकी स्किन के हिसाब से सिलेक्ट करता है कि आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है यानी कि ऑयली है, या कॉम्बिनेशन है। 4 टाइप की स्किन होती है। तो 2-3 तरह के जो है तो वो सन ब्लॉक होते हैं। एक वाटर बेस्ड सन ब्लॉक होता है, एक क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक होता है, एक जेल बेस्ड सन ब्लॉक होता है। जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए जेल बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल होता है। जो नॉर्मल स्किन होती है और ड्राई स्किन होती है उसके लिए वाटर बेस्ड क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल होता है। और जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उसके लिए जो है वो वाटर बेस्ड सन ब्लॉक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे ये बात बताइएगा कि बिल्कुल आपने सही कहा, आजकल तो ये हो गया कि फाउंडेशंस भी मिक्स्ड मिल रही हैं, सन ब्लॉक के साथ फाउंडेशन मिलते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो बेसिकली वो क्रीम बेस में होता है। अगर किन्हीं लोगों की स्किन ऑयली नहीं है तो वो फाउंडेशन वाला सन ब्लॉक जो है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उनको 2 मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। सन ब्लॉक लगाएं, फिर उसके बाद जो है तो फाउंडेशन लगाएं, मेकओवर करें। तो अब इस तरह के सन ब्लॉक मौजूद हैं कि आप सिर्फ उनको लगा लें तो आपको मज़ीद कोई फाउंडेशन या मेकओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से जो है तो वो मेट भी रखेंगे और सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी देंगे। अगर हम ये फाउंडेशन वाला सन ब्लॉक लगा के फिर अपना स्टोव भी यूज़ करते हैं, चूल्हे के पास भी काफी टाइम खड़ा होते हैं, क्या वो ठीक होगा? हाँ, ठीक होगा। अगर उसके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है तो वो प्रॉपर है तो ठीक होगा। फाउंडेशन और सन ब्लॉक का कम्बिनेशन, जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं सन ब्लॉक के, वो फाउंडेशन के साथ जो है तो वो स्टेबल करते हैं और वो इफेक्टिव होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं। आप फाउंडेशन वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब ये देखा है, रिसेंटली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, कुछ रिलेटिव्स में भी मैंने देखा कि सन ब्लॉक अगर यूज़ कर लिया डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर तो बाकायदा एक एक्नी ब्रेकआउट हो जाता है, जिससे कि आपकी स्किन बुरी तरह इफेक्ट होती है। आपको मैंने बताया ना कि अगर आप ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन में आप क्रीमी बेस्ड सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन का जो है तो ऑयल बढ़ेगा और जो है तो वो एक्नी जो है तो वो ब्रेक होंगे, निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। एक्नी जो है तो वो बढ़ जाएंगे ऑयली स्किन वालों की। और असल में मौसम जो है, जिस मौसम की बात कर रही हैं कि अब खुश्क मौसम जा रहा है और गर्मियों का मौसम जो आ रहा है, तमाज़त वाला मौसम आ रहा है, तो ये वाला जो मौसम होता है ये ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होता है, या जिनकी स्किन, जिसको हम कहते हैं एक्नी प्रॉन स्किन, यानी कि ऐसी स्किन जिस पे एक्नी के निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मौसम उन लोगों के लिए जो है तो वो बहुत एहतियात करने के लायक है। अच्छा, सन ब्लॉक के हवाले से एक और बात है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमने अब सुबह सन ब्लॉक लगा लिया, सारा दिन हम धूप में घूम रहे हैं और रात भर तक वो सन ब्लॉक जो है तो वो इफेक्टिव रहेगा। नहीं, अगर आप धूप में एक्सपोजर हैं, धूप का एक्सपोजर है, आपने सन ब्लॉक लगाया तो 4 to 5 आवर्स के बाद आपने जो है तो वो सन ब्लॉक दोबारा अप्लाई करना है। ठीक है, दोबारा अप्लाई करना है। बाज़ सन ब्लॉक बनाने वाली कंपनी करती हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट सन ब्लॉक है, वाटर प्रूफ सन ब्लॉक है, यानी कि आपने लगाया हुआ है, लगाने के बाद अगर ज़ोहर की नमाज के टाइम हो गया, आपने वज़ू करना है, तो उनका कहना है कि आप वज़ू कर लेंगे, लेकिन सन ब्लॉक के पार्टिकल जो है तो आपकी स्किन के अंदर जो है तो वो मौजूद रहेंगे, बशर्ते कि जब तक कि क्लिनजिंग से ये साबुन से इसको ना हटाया जाए, और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लाजमी लगाएं। किचन में जा रहे हैं तो अच्छा, एक और भी बात है कि हम घर से निकल रहे हैं और सन ब्लॉक लगा लिया और उसके बावजूद हम कहते हैं कि हमारी स्किन टैन हो गई, मिनट्स पहले लगाना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब वो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट करेगा उसको 15 to 20 मिनट्स चाहिए, तो आपको सन में एक्सपोज होने से 15-20 मिनट पहले सन ब्लॉक लगाना है। सही। तो क्या लगाना है, कौन सा लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, सारी चीज़ें जो है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात पूछूंगी डॉक्टर साहब, मैंने जो एक और पर्सनली प्रॉब्लम फेस की है वो ये कि फेस पे तो मैं सन ब्लॉक लगा लेती हूँ,
लेकिन ज़ाहिर है मुझे जब ड्राइविंग करनी होती है तो मुझे आदत है कि मैं ग्लव्स नहीं पहनती, क्योंकि मुझे मोबाइल यूज़ करना पड़ता है साथ, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम होता है कि मैं स्क्रॉल नहीं कर सकती। तो क्या जो हम फेस पे अपना सन ब्लॉक यूज़ करते हैं वही हमें हाथों पे यूज़ करना है, क्योंकि फिर हाथों के और चेहरे के रंग में वाज़ेह फ़र्क आ जाता है? यूजुअली जो है तो वो स्पोर्ट्स सन ब्लॉक्स भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा। यानी कि जो थोड़े से मतलब हैवी बेस होते हैं, तो बॉडी सन ब्लॉक जो है तो वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन आमतौर पे सजेशन यही होती है कि जो सन ब्लॉक आप फेस पे गर्दन पे लगा रहे हैं वही आप जो है तो वो हाथों पे लगा लें। और अगर इसके बावजूद लगता है कि सन ब्लॉक लगाने के बावजूद आपके हाथों पर टैनिंग हो रही है और आपका इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं कि ड्राइव करते वक्त, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो शेड होता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो ग्लास होता है शीशे का सनलाइट आती है आपके हाथों पे। हाँ, तो वो कर लें और सन ब्लॉक लगा लें, तो इतना नहीं ज़्यादा फर्क पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगी कि आप बता दें कि हमने गर्मियों की बात की है, स्किन के झुलसने की बात की है, तो हमें अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है? हमें पानी से ज़्यादा पीना है? आइसिंग भी कुछ लोग करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। और इस मौसम में जो सब सन ब्लॉक के साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको स्किन केयर बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। आपकी स्किन के जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, आपकी स्किन जो है तो वो ज़्यादा चिकनी होगी। ज़्यादा चिकनी होने की वजह से जो गर्द पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन के ऊपर जो है तो वो ज़्यादा जमा होंगे। और अगर आपने उसकी क्लिनजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है गर्मियों के मौसम में। आपने ऑयली स्किन वालों के लिए ख़ास तौर पे अगर आपने उसकी अच्छा सन ब्लॉक इस्तेमाल करने के बाद भी, जब सन ब्लॉक इस्तेमाल करने के बाद आप वापस घर में आ जाएं, नॉर्मल रूटीन में आ जाएं, तो सिर्फ साबुन से धोने से या फेस वॉश के धोने से सन ब्लॉक नहीं निकलता। उसे आपने जो मेकअप रिमूविंग क्लिनजर्स होते हैं या एक्नी क्लिनजर्स होते हैं या जो भी आपका क्लिनजर आपके रूटीन के इस्तेमाल में है, जो आपके अपने डॉक्टर ने तजवीज़ किया, उस क्लिनजर की मदद से जो है तो उसको साफ़ करें, पानी से वॉश करें और उसके बाद कोई भी जो है तो हल्का सा अपनी स्किन के हिसाब से जो भी आप सीरम वगैरह लगाना चाहते हैं वो उसको लगा लें। अगर आपने क्लिनजिंग नहीं की और इस मौसम में, तो यकीन माने कि आपकी स्किन जो है तो वो एक्नी क्रिएट करेगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हनीफ सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अभी जनाब प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करते हैं गडानी के साहिल पर होने वाली हब रैली की, जिसमें बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जियान होत ने मैदान मार लिया है। एक कैटेगरी में मुकर्ररा फासला 34 मिनट 18 सेकंड से मुकम्मल करते हुए तैमूर ख्वाजा और साहबजादा सुल्तान को पीछे छोड़ा है। तो जयांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया जयांत आपके वक्त के लिए। बताइएगा कैसा रहा हब रैली का एक्सपीरियंस आपका? जी थैंक यू। बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि जो मैं अब रैली में पिछले 4-5 साल से हिस्सा लेता रहा हूँ और इस मरतबा मैंने प्रिपेयर्ड में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी बख्शी। तो मुझे बताइएगा कि ऑर्गेनाइज कैसे किया गया था? मुतमईन थे आप? तैयारी जो थी पूरे इवेंट की वो कैसी थी? जी ये इवेंट को ना शुजा सिरवानी साहब ऑर्गेनाइज करते हैं और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन करते रहते हैं, हर वक्त से कर रहे हैं। मैं पहले 2018 से इस इवेंट का हिस्सा बनता जा रहा हूँ और पहले भी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पोजीशन ली है। और इस मरतबा तो अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी, जो हमारी रैली में टॉप की कैटेगरी होती है ए प्रिपेयर्ड, तो उसका विनर बनना और अपने बलूचिस्तान का होम ग्राउंड में, तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ मैं। नहीं, वाकई प्राउड तो हम भी फील कर रहे हैं आपके लिए। आपने माशाल्लाह नादिर मक्सी को भी हरा दिया है, तो वो हमेशा से जीतते आए। इस बार उनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। तो मुझे बताइएगा कि कैसे ये मुमकिन हो पाया? वो कौन सी टेक्निक है जो आप यूज कर रहे हैं? वरना नादिर तो नाकाबिले शिकस्त रहे हमेशा से। वो बिल्कुल नाकाबिले शिकस्त रहे भी है और रहेंगे भी, वो तो इस मोटर स्पोर्ट्स की शान है। और इसमें ये था कि ट्रैक छोटा था, मुकाबला सख्त था और हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जो मेरी कैटेगरी के थे, हम सबकी गाड़ियां तकरीबन एक ही हिसाब से तैयार हैं और सबके इंजन भी सेम है। तो ये था कि थोड़ा सा एग्रेसिव चलाना था, अपना टाइम बेस्ट टाइम देना था। मुझे ये एडवांटेज हासिल था कि मेरा होम ग्राउंड था, मतलब ये कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी मेरा ताल्लुक गवादर से है, तो मेरे लिए ये ट्रैक आसान था। जिस तरह उन बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए इजी था। तो मैंने कोशिश किया कि ऐसा बेस्ट टाइम दे सकूं जिसको कोई बीट ना कर सके। तो नादिर से फिर आपने जीत के बाद मुलाकात की, उनके तासुरात क्या थे?
जी हाँ ना, वो हमारे उस्ताद हैं। उनका बेसिकली गाड़ी खराब हुआ है, उनके साथ तो समझे मुकाबला ही नहीं हुआ है ना। अगर वो फिनिश करते मैं आगे होता तो मतलब मैं जीत चुका था, उन्होंने फिनिश ही नहीं किया। ओह अच्छा। अच्छा वैसे मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में जिस तरह से ये रैली को ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये इवेंट है, आपके ख्याल में इसमें मजीद अगर बेहतरी करनी हो तो क्या कुछ है जो कि किया जा सकता है? जी, उसमें ये कि हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालें। उसमें स्पॉन्सर्स की बहुत कमी है इस रेस में, ये स्पोर्ट्स में। बल्कि ये देखें, जिस तरह फुटबॉल और क्रिकेट होता है, ये भी एक बड़ा मेगा इवेंट होता है। आप डकार रैली देख लें, कितना बड़ा मेगा इवेंट है जो सऊदीया में होता है। तो इस तरह पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस स्पॉन्सरशिप की कमी है। तो अगर हमारे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस तरह के इवेंट्स करें तो हमारा जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट, वो इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही। अब अगले किस इवेंट की तैयारी आप करने जा रहे हैं? जी, नेक्स्ट रैली है दिस संडे, रावी रैली लाहौर। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, वैसे ही कामयाब होते रहें। जियान, थैंक यू सो मच फॉर योर, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम में ब्रेक हमें शामिल करनी है, उसके बाद मजीद हमें अच्छे अच्छे गेस्ट ज्वाइन करेंगे। तो आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बहुत अहम मसले पर हम बात करेंगे। कराची में अब गैस नहीं है और सुई गैस न होने से तकरीबन पूरा शहर एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बेईमानी इतनी रच बस गई है कि जो ताजिर हैं वो चंद हज़ार जायद मुनाफे के लिए लाखों औरतों और बच्चों की जान खतरे में डाल रहे हैं। इस वक्त जगह जगह एलपीजी सिलेंडर्स फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गरीब बेचारा क्या करे। एक लोहे के खाली सिलेंडर की कीमत 5,000 6,000 इसके करीब हो गई है और दूसरे की 2-3 हज़ार है, तो बेचारा 2-3 हज़ार वाला ही ख़रीदेगा। नतीजा यही होता है कि जो कल कराची की शारा लियाकत जनरेटर मार्केट की दुकान में गैस सिलेंडर का ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जबकि दुकान के मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बाक हो गए, 6 ज़ख्मी भी हुए। और ये कल पहली बार नहीं हुआ, अब ये मामूल बन गया है। और हद तो ये है कि पेट्रोल और सीएनजी महंगी होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स की तकरीबन तमाम गाड़ियाँ एलपीजी सिलेंडर्स पर चल रही हैं, चाहे वो पिकअप वाली सर्विस वाली वैन हो या फिर स्कूल वैन हो, कराची हैदराबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रिक्शे हों, सभी एलपीजी सिलेंडर्स पे चल रहे हैं। ये कितना डेंजरस हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डीसी साउथ हैं कराची के कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ सारियो साहब। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैप्टन साहब, मुझे बताइएगा कितना डेंजरस है एलपीजी सिलेंडर्स। इसके साथ साथ एक और चीज़ इसकी निशानदही मैं करूँगी, वो है सुई गैस सकिंग जो पंप्स हैं, जो कंप्रेसर प्रेशर मशीन्स हैं, वो हर घर में मौजूद है। एकदम आग का भपका बड़ा सा निकलता है जैसे ही स्टोव को ऑन किया जाए। ये दोनों जगह बड़ा खतरनाक खेल है, सिलेंडर भी। और कैसे देख रहे हैं आप, ये कौन है जो चेक एंड बैलेंस रखेगा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमारे कुछ सार्फिन हैं जो कि इस तरह के कंप्रेसर्स यूज़ करते हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी, और कमर्शियल जो उनकी हैं प्रेमिसेस है वहाँ भी करते हैं। बिल्कुल ये गैर कानूनी भी है, नुकसानदेह भी है। इसी तरह कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ एलपीजी के सिलेंडर से ना सिर्फ फ़रोख्त किए जाते हैं बिल्कुल गुंजान आबादी के इलाकों में, बल्कि वहाँ उनकी रिकैनिंग और रिकैनिंग भी की जाती है। तो उस पर ओगरा ने इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई है। हम बतौर इंतज़ामिया ऑफ एंड ऑन उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मगर उस पर मशरूमिंग इतनी हो चुकी होती है कि कहीं इंतज़ामिया नहीं पहुंच पाती या वो बिल्कुल ही छुपा के इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं जिस तरह कल हुआ था। नहीं, लेकिन इसमें अल्ताफ साहब जो सिचुएशन हमने देखी है कि रिहायशी इमारतों के नीचे, ज़ाहिर है कराची में आपको पता है अपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, तो अपार्टमेंट्स के नीचे जो दुकानें हैं उनके अंदर सिलेंडर्स फ़रोख्त हो रहे हैं कि अगर धमाका हो तो पूरी इमारत उससे ज़ाहिर मुतासर होगी। इसी तरह अगर ग्रॉसरी स्टोर भी किसी इमारत के नीचे होगा, उसमें आग लगेगी, पूरी इमारत का खस्ता हाली का खदशा होता है। तो कोई देखने वाला नहीं है कि कैसे इजाज़त दी गई है कमर्शनली इस तरह सिलेंडर्स को फ़रोख्त करने की रिहायशी इमारतों के नीचे। बिल्कुल इस तरह आप
बजा फरमा रहे हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं। पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमने कुछ क्लिफ्टन के एरिया में शॉप्स इस तरह के सील किए थे, फिर वहाँ के अवाम नास की ही तरफ से हमें आती है कि हमें बड़ी तकलीफ आ रही है। तो उसमें ओगरा का आपको पता है कि ओगरा की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती है, सच उनकी फील्ड फॉर्मेशन नहीं है, वो हमें एक्शन लेने पड़ते हैं, तो ऑफ एंड ऑन हम करते हैं। और यहाँ तक मैं बताता चलूँ कि जितनी आप कह रहे हैं कि जितनी मशरूमिंग है इस तरह की, तो आपको मैं ये नहीं कहता कि वो कानूनी है, मगर बड़े कम वाक़यात मिलेंगे क्योंकि वहाँ इन्फोर्समेंट की जाती है कहीं न कहीं। हाँ बिल्कुल ही, अगर आप उसको कहीं कंसील करके और वो इस तरह के फ़रोख्त करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें अल्ताफ़ साहब हुकूमती सतह पर इसकी प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनना, प्रॉपर एक पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है कि एलपीजी कहाँ इस्तेमाल हो रही है और किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। बाकायदा टीम्स होनी चाहिए जो कि हर इलाके में मौजूद हो और इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। खस्ता हाल बसों में, रिक्शों में, पिकअप्स में एलपीजी सिलेंडर्स लगे हुए हैं जिन पर वो सस्ती गैस लेकर गाड़ियाँ चला रहे हैं और बच्चे वो चलते फिरते बॉम्ब पे बैठे होते हैं जो स्कूल वैन्स में सफ़र करते हैं। कोई सड़क पर उनको रोकने वाला नहीं है, चालान करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। तो बड़ी अजीब सिचुएशन है, इस पर कोई देख ही नहीं रहा, नजरसानी नहीं की जा रही। जी देखें, आपकी ये जो जितने भी ये इस्तेमाल आपने कहा है ये बिल्कुल ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता और एक्शन ना लिया जा रहा होता या चेक ना होता गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के एजेंसीज का, तो ये फिर आए दिन वाक़यात हो रहे होते जो कि सूरत नहीं है। मैं ये इससे इनकार नहीं करता कि कभी कभी ये इस तरह के वाक़यात होते, मगर ये रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे होते अगर गवर्नमेंट का चेक ना होता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल इंतज़ामिया इसके अगेंस्ट ऑफ एंड ऑन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके, ओगरा की टीम्स के साथ मिलके, लोकल काउंसिल की टीम्स के मिलके ये एक्शंस लिया जाता है और सख्ती की जाती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपको हर मोहल्ले हर गली में इस तरह की मिलेंगी, मगर उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के जो ना इस्तेमाल हैं जो गैर कानूनी है और उसको भी रोका जाना चाहिए और इंशाल्लाह हम उसको रोकेंगे। अवाम अच्छा, अभी जिस तरह ये वाकया पेश आया है जिसमें आपने देखा रिहायशी इमारत के नीचे सिलेंडर्स की दुकान में धमाका हुआ है और मलबे तले 2 अफराद दबे हैं, जाम बहक हुए हैं, तो क्या इस हवाले से अब सोचा जा रहा है कि जहाँ जहाँ ये रिहायशी इमारतों के नीचे इस तरह की दुकानें मौजूद हैं उनको सील किया जाए, कोई नोटिस दिया जाए, कुछ प्लानिंग इस हवाले से की जाएगी? जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इसमें हमारी 2 कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। तो आपने कल देखा होगा कमिश्नर कराची ने जो ना डायरेक्शंस दे दिए हैं सारी फील्ड फॉर्मेशंस को कि फ़ौरन इस तरह के जो गैर कानूनी लोकेशन से जहाँ सिलेंडर गैर कानूनी यूज़ किए जाते हैं उनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन भी किया जाए, सर्वे भी किया जाए। तो आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इनके खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन और एक क्रैकडाउन भी किया जाएगा। मगर ये आप जिस तरह आज इस मसले को उजागर कर रही हैं, इस तरह हमारे मुआशरे में जितने एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी ये होना चाहिए और जो खुद ये इस तरह का काम करता है उनकी तरफ से भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये बतौर सोसाइटी, बतौर मुआशरा हमारे लिए नुकसानदेह है। सिर्फ इंतज़ामिया के ऊपर कहना कि वो एक्शन लें या इसमें अल्ताफ साहब मेरा ख्याल है कोई एक हेल्पलाइन नंबर भी इस तरह का होना चाहिए कि जिस पे लोग कंप्लेंट दर्ज करा सकें कि हमारी रिहायशी इमारत के नीचे इस तरह की दुकान खोली गई है जिसमें सिलेंडर्स बिक रहे हैं और इस तरह से ज़ाहिर है वो ख़तरनाक है, तो उस पर कोई एक्शन लिया जाए। तो जब इस तरह की शिकायत मौसूल होंगी तो आप लोगों को भी काम करने में आसानी होगी और हुकूमती सतह पर कोई ना कोई स्ट्रेटजी को प्लान बनेगा ताकि फौरी इस तरह की रोकथाम हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आपने सही कहा। आप कमिश्नर कराची हमारे ऑफिस का वेबसाइट है, उस पर आपको टोल फ्री नंबर्स मिल जाएंगे। हर डीसी ऑफिस के नंबर्स होते हैं, वो हमारे वेबसाइट सोशल मीडिया पेजेस पे दिए होते हैं। हमारे ऑफिस के नंबर आपको मिल जाते हैं। तो कहीं भी आपको कंप्लेंट आती है, आपके तरफ से मैं कहना चाहता हूँ उसको फ़ौरन आप लोग जो है रजिस्टर करवाएं। आपके इलाके में इस तरह का मसला है, कमिश्नर ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, लोकल काउंसिल में, जहां भी आपको एक्सेस मिलती है किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप ज़रूर हमें इतला दें, इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सही। अच्छा, वैसे मुझे बताएगा कि अल्ताफ साहब
अब तो खैर ये वाकया पेश आ गया, हम लोगों की भी ये पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है कि जब कोई इस तरह का वाकया पेश आता है तो हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं, फिर किसी को नहीं पता होता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता और फिर इस तरह का कोई वाकया रोनुमा हो जाता है। तो इससे पहले क्या पॉलिसी थी जिस पर के अमल दरामद करवाया जा रहा था और जिसको अब चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको इंतज़ामिया के बिहाफ पे बता दूं, ऐसा हमारे एंड पे नहीं होता है कि जब भी कोई वाकया होता है उसके बाद हम एक्शन से। आपको अगर मैं बताता चलूँ कि ये हमारे रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं। आज भी अगर मैं कहूँ तो हमारे कुछ फील्ड ऑफिसर्स प्राइस कंट्रोल कर रहे होते हैं, कुछ एंटी एनक्रोचमेंट कर रहे होते हैं, कुछ जो है इस तरह मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ चेक्स कर रहे होते हैं, कुछ जो ना इस तरह के जो सिलेंडर वाले हैं सीएनजी और एलपीजी के लोकेशंस को कर रहे। ये हमारा रूटीन का है, मगर इतना शहर बड़ा है और हमारे पास मजिस्ट्रेट्स का तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से वो उस तरह एक वक्त में सारी चीजें हर इलाके में नहीं देखी जा सकती। बट ये ऐसा नहीं है कि हम हर वाकये के बाद ये एक्शन ले रहे होते, ये हमारे आम हालात में भी ये इसके खिलाफ क्रैकडाउन और चेक हो रहा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। उम्मीद है कि मजीद सख्ती हो, इस तरह का वाकया कोई मजीद रोनुमा ना हो, क्योंकि इंसानी जान बड़ी कीमती है। और अगर मैं जनरली बात करूंगी, किसी एक इदारे की, हुकूमत की बात नहीं करूंगी, अगर हम सब फर्दन इस इंसानी जान की अहमियत को समझें और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें नेक नियति के, तो मेरा ख्याल है कि हर कोई जब ईमानदारी से करेगा तो इस तरह के वाकयात वाकई रुक जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सिर्फ अपना नहीं सोचें, बतौर कौम, बतौर मुसलमान हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं ये सोचना शुरू कर देंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी हम एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। इन दिनों सोशल मीडिया पर मारूफ सोशल मीडिया स्टार डकी भाई की अहलिया उरूब जतोई के खूब चर्चे हो रहे हैं, जबकि नाजेबा डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद दोनों मियाँ बीवी का रद्दअमल भी सामने आ गया, जिसमें डकी भाई ने मद्दाहों को आगाह किया है कि उनकी अहलिया की जाली वीडियो बनाई गई है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कई सियासी शख्सियात और शोबिज़ इंडस्ट्री की शख्सियात भी मुतासिर हो चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की अहलिया की डीप फेक वीडियो का मामला संगीन? सोशल मीडिया पर क्या किसी की भी इज्जत अब महफूज नहीं है? इस हवाले से पाकिस्तान में FIA क्या कर रहा है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहनों में है। बात करते हैं सज्जाद बाजवा साहब से, जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA के। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम सलाम। सज्जाद साहब, बड़ा इस वक्त ना तशवीशनाक सी ये सूरत हाल है। अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का मिसहैप हो जाता है और जो कोई ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, दैट मीन कि वो बेलगाम है। अभी तक नहीं पता चल पाया है कि किसने की, कैसे की और कब की, हुआ क्या? देखिए, FIA का जो प्रोसेस है वो ये है कि कोई जब किसी बंदे का कोई विक्टिम आता है, उसको कोई कंप्लेंट करता है, तो उसके बाद जो है उसकी कार्रवाई शुरू होती है। आप देखें, ये 20-22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है, उसमें ये जो कॉमन हो गया है फिनोमेना कि लोग किसी की वीडियो एडिट करके लगा देते हैं। आप उसको आइडेंटिफाई कर तभी किया जाएगा जबकि कोई विक्टिम जो है वो एप्लीकेंट बने, FIA को कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट करे, और उसके बाद जो जहां पे वो अपलोड हुई है और उसको आइडेंटिफाई करके जिसने जो शेयर कर रहा है, जो आगे फैला रहा है उसको, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर कोई बंदा कंप्लेंट ही नहीं करता तो उसके बाद FIA अपने आप तो इतनी ये तो इम्पॉसिबल सी बात है सज्जाद साहब कि जब इतना बड़ा ये मामला जो कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है अभी, और जो ये सादुर रहमान है जिन्हें डकी भाई कहा जाता है, इन्होंने तो बाकायदा इनाम का ऐलान भी किया है कि जो कोई तलाश करेगा उसको इतने पैसे इनाम में मिलेंगे। तो बज़ाहिर सबसे पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की है और 100% उन्होंने इस हवाले से कंप्लेन भी अपनी दर्ज कराई होगी, क्योंकि जाहिर है जब इस तरह का किसी के साथ कोई मिसहैप होता है तो सबसे पहले इदारे से ही रुजू किया जाता है कि भाई आप कुछ करें इस मामले में। देखिए, दो तरह के देखे गए हैं जो तजर्बे में आए हैं कि कुछ लोग हैं जो रिटर्न कंप्लेंट करते हैं,
और कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि हमने जो स्पेशली जो सेलिब्रिटीज हैं वो समझती हैं कि हमने मीडिया में बता दिया, हमने सोशल मीडिया पे बता दिया तो एफआई इट्स ऑन जो है ये एक्शन लेगी। ऐसे होता नहीं है। ऐसे लॉ जो है लॉ में जो एग्रीड पर्सन है उसको कंप्लेंट करनी पड़ती है या उसकी बिहाफ पे उसका कोई फैमिली मेंबर कर सकता है। देखिए सजाद साहब, जो रियासत होती है ना वो जान माल इज्जत मेरा ख्याल है सभी की मुहाफिज वही होती है। तो अगर हमारे मुल्क में रहते हुए किसी पाकिस्तानी के साथ इस तरह का इतना बड़ा मिसहैप होता है तो मेरा तो ख्याल है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि बगैर कंप्लेन किए भी सबसे पहले वो इस पर कोई एक जनरलाइज सिचुएशन को करते हुए एक पॉलिसी वजह करें। और इस तरह के लोग जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनके लिए कोई कानून होना चाहिए, कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको गिरफ्त में लाया जाए जल्द अज जल्द। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए कानून तो है और कानून पे अमल तभी होगा जब कोई कंप्लेंट करेगा कि ये मेरे से वाकया हुआ है और कहाँ से हो रहा है, उसको फिर आइडेंटिफाई करके फिर उस जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको चालान किया जाएगा, उनको सजा होगी। जो मुलजम भी इसमें शामिल होंगे उनको पकड़े जाएंगे। लेकिन अपने आप देखें, ये अभी मैं उनकी वीडियो देख रहा था ये रकीब भाई की कि वो नाम दे रहे 10 लाख का ऐलान कर रहे थे और उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल वीडियो है जिससे एडिट करके उनकी वाइफ की तस्वीर लगा के किसी ने भेजी है वो असल वीडियो उनको भेजें। और अगर असल वीडियो किसी और की इनके पास आ जाएगी तो इनके खिलाफ अपने खिलाफ केस बन जाएगा। किसी और की भी अगर वीडियो बनी हुई है वो ओरिजिनल है या एडिट शुदा है तो वो भी कोई विक्टिम है। तो वो लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना सजाद साहब कि इस तरह की वीडियो पाकिस्तान की ना हो, पाकिस्तान से बाहर किसी की हो, उसको एडिट किया गया हो। खैर जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी करनी होती है इस तरह के लोग तो पता नहीं कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन हरबों को नाकाम बनाने के लिए किसी भी मुल्क में एक बाकायदा सिस्टम अगर मौजूद हो ना तो फिर जाहिर है उसके लिए भी मुश्किलात होती है। कोई किसी ने इस तरह की हमाकत की भी है तो उसको डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिस्टम कुछ इस तरह का है कि ऐसे लोग शायद बेलगाम हैं, उन्हें पता होता है कि हमें वो कहते हैं ना कि पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, शायद उनके ज़हनों में ये है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वैसे मुझे बताइएगा, ये तो खैर एक मामले से हट के भी पूछूंगी कि कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी विंडो मौजूद नहीं है कि इस तरह के लोगों को डर हो, खौफ हो इस तरह की एक्टिविटी करने से पहले। देखिए कानून की अमलदारी से पहले कानून का खौफ होता है और जब लोगों को सजाएं हों और लोगों का एतमाद हो, जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर एतमाद हो, लोग वहाँ जाएं, अपनी कंप्लेंट करें और डिपार्टमेंट ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे तो उसके बाद सजा जो है वो यकीनी होती है। और स्पेशली जो ये साइबर क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स में सजा तमाम जराइम से ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ सारी की सारी एविडेंस डिजिटल होती है और उसकी एविडेंस भी डिजिटल है और उसको जब लेकिन सजाओं का रेशो बहुत कम है ना सजाद साहब, तभी तो लोग डरते नहीं है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि सजाएं ना होने के बराबर हैं। साइबर क्राइम में पिछले जो 5-10 साल में है इतनी ज्यादा सजाएं लोगों को नहीं हुई हैं और कंप्लेंट जो है वो उस तरह डील नहीं होती जिसकी वजह से एक आम आदमी वहाँ अपनी रसाई को आसान नहीं समझता और किसी को जो आम अवाम है उसका एतमाद नहीं है वो। और उसके लिए जरूरी है कि साइबर क्राइम में ईमानदार और कॉम्पिटेंट अफसर लगाए जाएं। अच्छा, इसमें सजाद साहब हमारे यहाँ ना ये जो फिल्ट्रेशन का एक अमल होता है ना कि जिसमें आप हम अक्सर सुनते हैं, आपको पता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, लोग बाकायदा शख्सियात के खिलाफ कैंपेन्स चलाते हैं और डरते भी नहीं हैं, फिर बाद में ज़ाहिर है क्रैकडाउन करना पड़ता है, इस तरह के लोगों को पकड़ना पड़ता है। लेकिन ये जो बेखौफी है, यहाँ पे जो सिस्टम का लूप होल है, इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि सर्विसेज डाउन हो जाएंगी, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, ट्विटर बंद हो जाएगा, लेकिन इस तरह के लोग जो कि कैंपेन जब चलाना शुरू करें उनको शुरू में पकड़ लिया जाए, ये हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है। जो मैंने वन विंडो की बात की है, जब कोई बाकायदा पॉलिसी वजह होगी और ये फिल्ट्रेशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए एक टीम बैठी होगी, प्रॉपर काम कर रही होगी, तो लोगों को डर होगा। एग्जैक्टली देखिए, अगर अदारे सही काम कर रहे होंगे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होंगे और वो अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज समझ के वो सर अंजाम देंगे और वहाँ पे कोई काली भेड़ नहीं होगी, कोई करप्शन नहीं होगी और तो उस नेचुरली फिर उसकी जो है सजा भी वहाँ होगी। अच्छा, जब सजा होगी तो फिर आम आवाम तक वो बात पहुंचेगी कि इस फलां केस था, और स्पेशली अगर कोई बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस है, अगर ऐसे केसों में सजा होती है तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है कि फलां शख्स ने ये काम किया था, फलां शख्स ने
किसी की सोशल मीडिया पे एडिट करके तस्वीर लगाई थी या उसकी वीडियो बनाई थी और उसकी ये सजा हुई उनको मिली है। और उस सजा मिलने के बाद जो आम आदमी है, जो एक आम माशरे का फर्द है, उसमें खौफ पैदा होता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर मैं भी करूंगा तो मुझे भी पकड़ होगी और मैं जो पकड़ होगी मुझे सजा होगी। लेकिन अगर इसको अनअटेंड छोड़ दिया जाए, उसका सजाएं ना होने के बराबर हों। आप देखें रोज ये साइबर क्राइम का ये है कि 3-4 कैटेगरीज है ना। एक है कि किसी बंदे की फेक वीडियो लगा दी, किसी की फेक वीडियो बना दी, किसी के जो न्यूड पिक्चर या वीडियो वो बना दी। फिर कुछ है फाइनेंशियल क्राइम्स है। लेकिन अगर किसी में सजा ही नहीं होती, सजा की रेशियो बहुत कम है और हजारों कंप्लेंट में से अगर चंद एक कंप्लेंट जो है वो आगे फर्दर चलती हैं और लोग थक हार के घर बैठ जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड में तो आज तक मेरा ख्याल हार्डली किसी बंदे को सजा हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो तभी तो लोगों में बेखौफी है। अच्छा सजाद साहब, मुझे बताएगा कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास कोई एविडेंस मौजूद हो या फिर ज़ाहिर को लीड हो कि जो कोई इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है उस तक पहुंचा जा सके, तो वो किस तरह FIA से रब्ता कर सकता है, किस तरह मदद कर सकता है? कुछ लोगों को गाइड करेंगे आप? देखिए, ऑनलाइन कंप्लेंट का सिस्टम भी है कि जैसे अब आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको कंप्लेंट का ऑप्शन है। आप कंप्लेंट कर सकती हैं, रिटर्न घर बैठे भी कंप्लेंट कर सकती हैं और कंप्लेंट करके फिर आपको फर्दर परस्यू करना पड़ेगा। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, मैं आप टीवी पे मैं ऐसे किसको मिसगाइड नहीं करना चाहता, लेकिन रियलिटी ये है कि आप कंप्लेंट करके अगर घर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करके उसको फिर यानी आपका भी फर्ज है, जो कंप्लेंट है उसका भी फर्ज है कि उसको कैसे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपनी एफर्ट्स करे। और दुनिया सारी में अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है और जाहिर है तो हमें भी इस मुल्क में रहते हुए भी अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे उसमें साल लग जाए। लेकिन आप यहाँ का जो भी सिस्टम है उसके मुताबिक आपने अपने हक के लिए लड़ना है। और अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे तो उसकी जो है उसकी एक उसको मिलेगी, शायद मिलेगी, वो इस तरह के काम और करेगा और लोगों को और खवातीन को ब्लैकमेल करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। सही। अब चूंकि सजाद साहब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ अब ज़ाहिर है लोगों में भी अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ चुकी है। हर कोई भले को बहुत वेल एजुकेटेड नहीं भी है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं एंड्रॉइड्स फ़ोन का भी और ज़ाहिर है इन सोशल मीडिया साइट्स का भी, और जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है। तो आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? ऐसी क्या पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान में उस तरीके से काम नहीं हो रहा, होना चाहिए, बननी चाहिए कि जिससे एटलीस्ट ये रेशो कम हो जाए इस तरह के क्राइम्स की? देखिए, क्राइम प्रिवेंशन होती है और क्राइम प्रिवेंशन के लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है। एक जो आपकी डिटरेंस है वो क्रिएट की जाती है कि हर बंदा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे खौफजदा हो कि कोई गलत काम नहीं करना, गलत काम करेंगे तो सजा होगी। लेकिन जब आपको ये एनवायरनमेंट खत्म हो जाए, आपको ऐसा कोई एनवायरनमेंट ना मिले, तो फिर जो भी बंदा क्राइम करने वाला है उसकी आम आदमी उसमें शामिल होता जाएगा और उस क्राइम करने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी। एक जमाना था कि लोग किसी को गाली देते थे, मारते थे। अब जमाना है किसी को बेइज्जत करना है तो उसकी इस तरह की डिजिटल वीडियो में उसको कर दीजिए, जिससे वो बदनाम हो, उसकी बदनामी हो, उसकी बेइज्जती हो। तो ये चाहे आप स्कूल लेवल पर देख लें, अगर आप वर्क लेवल पर देख लें, माशरे में देख लें, तो सबसे आसान काम जो है लोग समझते हैं कि किसी की बेइज्जती करने के लिए उसकी इस तरह की वीडियो बना दें, उसकी इसके जरा एडिट करके भेज दें। नहीं, ये तो बहुत सजाद साहब एक्सट्रीम लेवल हो गया ना कि अगर आपको किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज भी है तो अल्लाह माफ़ करे, आप इस हद तक तो नहीं जा सकते कि आप किसी की मतलब कि किसी की जग हसाई हो और इस तरह की डीप फेक वीडियो किसी की बना दें। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो कि आप इखलाकी तौर पर भी कर रहे हैं और वैसे तो खैर आप कर ही रहे हैं। इस पर सज़ा मिलनी चाहिए बाकायदा, जो कोई भी इसके पीछे है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, अपने हवाले से अपने व्यूज़ हमें बताए हैं। तो इखलाकी तौर पे भी गलत है और जो कोई करने वाला ज़ाहिर है ज़ाती तौर पे उसको ग्रज होगा जो वो इस हद तक चला गया जो कतई गलत है। इस पर एक्शन होना चाहिए फौरी तौर पर और हुकूमती लेवल पर ज़ाहिर है इस पर काम होना चाहिए कि जो लोग इस तरह किसी के साथ कर रहे हैं उनको जल्दी कटहरे में लाया जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। जी वेलकम बैक। हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, उनके हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ एक्चुअल वेल्थ।
तो जनाब, खबर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के 91 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सब के बच्चों की ज़िंदगी उन चंद वालिदैन की वजह से ख़तरे में है जो अपने बच्चों को वायरस से बचाव के क़तरे नहीं पिलाते, और उनकी जहालत की वजह से पाकिस्तान में वायरस कम होने की बजाय फैलता जा रहा है। क्योंकि पोलियो का वायरस इतना ख़तरनाक होता है कि सीवरेज के पानी में शामिल होकर स्प्रेड होता है। पोलियो एक फॉलेज है, एक ऐसा फॉलेज जो बचपन में या तो बच्चे की जान ले लेता है या फिर उसको ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना देता है। इस वक्त भी पाकिस्तान में पोलियो से बचाव की मुहिम जारी है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पोलियो ड्राइव प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पोलियो मुहिम के बावजूद वायरस ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी हालिया मुहिम भी हुई है, इस वक्त तक की पोजीशन क्या है, केसेस की तादाद कितनी है ऑन ग्राउंड? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस साल पाकिस्तान में पोलियो के तो सिर्फ 2 ही केसेस हुए हैं, लेकिन माहौलियाती नमूनों में वायरस पाकिस्तान के तकरीबन 30 अजला में पाया गया है। और इसका मतलब ये है कि इन अजला में बच्चों को पोलियो का ख़तरा मौजूद है। इनमें बेसिकली जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची, हैदराबाद और कोयटा ब्लॉक भी शामिल है, और इसके बाद कुछ दूसरे अजला हैं। तो इस सिलसिले में 29 तारीख से हमारी एक कैंपेन शुरू हुई है, जिसमें हम पाकिस्तान के 91 अजला में पोलियो की कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हम पोलियो के कतरे पिलाएंगे। और हमारी वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि जैसा कि वो हमेशा करते हैं, अपने बच्चों को जो खतरा है, आज भी कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलवाते हैं। ऐसे अफराद की वजह से पूरा पाकिस्तान खतरे में है। क्या ये दकियानूसी जो ख्यालात है लोगों के, कैसे इससे निपटा जाए, और इसी मसले पर सोशल मीडिया का किरदार आप कैसे देखते हैं? जी, हम पोलियो की तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, बड़ी अच्छी मुहिम बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक कौमी फरीज़ा है। एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है, उसको सबको अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा लोगों को कन्विंस करने में, क्योंकि अब सूरत हाल ये हो गई है कि 99% हमने पोलियो को ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब 99% बच्चों को हम वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो 1% रह गए हैं इनकार करने वाले, वो बहुत हार्ड कोर हैं, उनको मनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए हर किसी को, अपना उलमा कराम को, हमारे पॉलिटिशियंस को, जो सियासतदान अपने अपने हलकों से MPA MNAs हैं, मीडिया, आई थिंक हम सबको इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम पोलियो के ख़ात्मे के बहुत करीब है। पाकिस्तान में एक वक्त था कि 12 किस्म का वायरस जो है वो सर्कुलेट करता था, वो कम होता होता सिर्फ एक किस्म का रह गया, और अब पिछले 6 महीने से वो पाकिस्तान में एक किस्म का वायरस भी कहीं भी नहीं। अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पोलियो केसेस अब दुनिया में कहाँ कहाँ बाकी हैं, और पाकिस्तान दुनिया में केसेस के एतबार से किस पोजीशन पर है? जी, इस वक्त पोलियो जो है दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। 1988 में पूरी दुनिया में पोलियो के 3,50,000 केसेस थे। 2024 में पूरी दुनिया में पोलियो के 4 केसेस हैं, 2 पाकिस्तान में हैं, 2 अफ़गानिस्तान में हैं। सो इतना सफ़र हम तय करके अब इस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वायरस सिर्फ 2 ममालिक में 2 केसेस, पाकिस्तान में एक, चमन में एक, डेरा बुगटी में। बट जैसा कि मैंने कहा कि केसेस तो इत्तलात के मुताबिक कुछ अज़ला में ऐसे नोटिफिकेशन जारी हुए थे जिनमें ऐसे वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी, मेरी नज़र में या पोलियो प्रोग्राम की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी ज़ेरे गौर नहीं है, ना ही इस तरह की कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा मुहिम का भी कुछ बताइएगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं, या ख़ास अजला में ये मुहिम हो रही है? जी, ये पाकिस्तान के 91 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये कैंपेन की जा रही है, और ये 91 डिस्ट्रिक्ट्स हमने इस तरह एनालिसिस करके देखे हैं
कि कहाँ कहाँ वायरस निकला है, कहाँ कहाँ से वायरस गया है। तो उन अजला में हम फोकस कर रहे हैं ताकि एक अच्छी कैंपेन बजाय इसके पूरे अपने आप को पूरे पाकिस्तान अच्छा में डॉक्टर साहब, सही, आपको नहीं लगता कि जो वालिदैन ताउन नहीं करते या जिन इलाकों में ताउन नहीं हो रहा वहाँ कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चंद वालिदैन की जो हालत की वजह से हम पूरे पाकिस्तान की नस्ल को इस फॉलिश की बीमारी के हवाले कर दें। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन पे इस तरह सख्ती करना, आई थिंक हमारा ख्याल ये है कि इसकी बजाय हम वालिदैन को कन्विंस करने की कोशिश करें और हम सब अपना अपना किरदार अदा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ताहम हैविंग सेड दैट, सही, लोगों के ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपने इस हवाले से हमें बताया और बिल्कुल ये 2 कतरे ज़िंदगी हैं, पेरेंट्स को इस बात को उसको समझना चाहिए और बड़े अच्छे से कैंपेन चल रही है। थैंक यू सो मच। अब कुछ खेल के मैदान की तरफ चलते हैं। खबर आपको देंगे कि एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप यकम से 8 मई तक अबू धाबी में होगी, जिसमें पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। फेडरेशन के मुताबिक सीनियर कैटेगरी में मोहम्मद अमार हैं, इसरा वसीम है और कायनात आरिफ को शामिल किया गया है। अंडर 18 में मोहम्मद यूसुफ अली हैं, मोहम्मद और उमर यासीन है जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि हमाद बलोची को अंडर 16 कैटेगरी के लिए मुंतखब किया गया है। तो इस वक्त हमें इसरा वसीम और मोहम्मद यूसुफ अली दोनों ज्वाइन कर चुके हैं, उन दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ और इसरा, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। माशाल्लाह आप अभी आई थिंक सो अबू धाबी में मौजूद हैं, तैयारी कैसी है बताइएगा कुछ इस इवेंट के हवाले से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, हम लोग मौजूद हैं अबू धाबी में और 8 जुजित्सु चैंपियनशिप के लिए हम आए हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने और बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। और पिछले साल की तरह जो है इस साल भी हमें पाकिस्तान के लिए मेडल रिटेन करना है और अपनी भरपूर कारकर्दगी देनी है। ज़बरदस्त। यूसुफ, आपके क्या तासुरात हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी बहुत अच्छी है और इंशाअल्लाह ताला पिछले साल की तरह इंशाअल्लाह इस साल भी मैं बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दूंगा और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मेडल लेकर आऊं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, हुकूमती सपोर्ट से आप दोनों मुतमईन हैं जिस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट मिली है यहाँ तक पहुँचने में? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की और पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन की हमें सपोर्ट मिली है और क्या कहते हैं ऐसा ही होता है कि हर साल जो है वो हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कैंप्स भी लगाए जाते हैं और हमें भरपूर ट्रेनिंग भी दी जाती है। और कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हमें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से और पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन की तरफ से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, तो तभी हम जो है वो पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेशन देते हैं और मुल्क के लिए अपना जो है वो मेडल रिटेन करते हैं। सही। तो यूसुफ, क्या ख्याल है, मेडल लेके आ रहे हैं आप? अपनी तैयारी से तो आइडिया होता है फिर? इंशाल्लाह हम लोग ने तैयारी जिस तरह सुबह दिन रात करी है, इंशाल्लाह इस तरह हम लोग अपने पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे मेडल इंशाल्लाह। इसरा, क्या कहेंगी आप जो बच्चियां जुजित्सु ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? जी, जो लड़कियां खासतौर पे फीमेल्स जो हैं वो ज्वाइन करना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि ये एक इतना जेंटल फॉर्म ऑफ आर्ट है जो ना सिर्फ आपको डिसिप्लिन सिखाता है बल्कि अगर आप इस पैशन को आगे कंटिन्यू करें और मुल्क के लिए खेलें तो बिल्कुल इसमें लड़कियां जो है वो ना सिर्फ अपना दिफा कर सकती हैं जो आजकल के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, बल्कि अपना नाम भी जो है वो बैरून ममालिक में बना सकती हैं। ज़बरदस्त। यूसुफ, आप क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा, जैसे माशाल्लाह लड़के तो वैसे भी खेलते रहते हैं और गेम्स वगैरह इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, मगर जैसे जो अब आजकल का दौर है जैसे सोशल मीडिया का, अब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उसमें लग जाते हैं, मोबाइलों में, टीवी चैनल में इस तरह लग जाते हैं, मगर अब माँ बाप को चाहिए कि वहाँ से उन बच्चों को निकालें और इस तरह लेकर आएं अपनी सोशल लाइफ की तरफ, फिजिकल लाइफ की तरफ लेकर आएं तो। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा खेलें। और मैडम यसरा, आपका भी बहुत शुक्रिया और यूसुफ आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। होप सो आपको आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ समझने सीखने का मौका मिला होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।